हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया, मजेदारी, पढ़ाई अच्छी चल रही है, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। इस कोरोना के टाइम में भी घर पर रहें, मास्क लगा कर रखें। ठीक, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं अपन। और आज हम पढ़ने वाले हैं बीजांड की रचना। और बीजांड की रचना के बाद हम पढ़ चुके हैं बीजांड कैसे बनता है। और उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं परागण, पॉलिनेशन। हम टॉपिक जो लेसन पढ़ रहे हैं उसका नाम है पौधों में लैंगिक जनन। तो पहले तो अपन ये जान लें कि लैंगिक जनन क्या है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पिछली क्लासेस में जो हमने पढ़ा। लैंगिक जनन जिसमें दो अलग अलग कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, ऐसी कोशिकाएं जिनमें क्रोमोसोम की संख्या अगुणित होती है और वो आपस में फ्यूज होती हैं, मिलती हैं, और इस क्रिया को कहा जाता है निषेचन। और उसके फलस्वरूप जो कोशिका बनती है उसे कहा जाता है जाइगोट या भ्रूण कहा जाता है। इससे फिर नए जीव की उत्पत्ति होती है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कि पौधों में ये प्रक्रिया कि एक कोशिका, नर कोशिका, एक मादा कोशिका आपस में कैसे मिलती हैं, किस तरह से उनमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, किस तरह से अलग अलग, पूरा इतना बड़ा संसार है, इतने सारे पौधे हैं, कुछ में फ्लावर्स होते हैं, कुछ में नहीं होते। लेकिन हम क्या पढ़ने वाले हैं? पुष्पी पौधे, फ्लावरिंग प्लांट्स। उनमें भी अलग अलग टाइप के फ्लावर हैं। आपने देखा होगा कुछ फ्लावर्स वाइट होते हैं और उनमें सुगंध बहुत ज्यादा होती है, बहुत तेज सेंट होती है। कुछ फ्लावर्स कलरफुल होते हैं और कलरफुल होने के साथ साथ उनमें मकरंद भी पाया जाता है, पर उसमें सेंट उतनी ज्यादा नहीं होती। देखिए, इसमें भी एक रीजन है कि ऐसे फ्लावर्स जिनमें क्या होता है कि वाइट है पर सेंट ज्यादा है, तो मीनिंग समझ लीजिए इसका कि वो कीड़ों को आकर्षित करते हैं अपनी सेंट से। किस लिए? पॉलिनेशन के लिए। कैसे होता है वो अपन पढ़ेंगे आगे। ठीक, फिर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो फ्लावर्स निकलते हैं वो कलरफुल होते हैं पर उनमें सेंट ज्यादा नहीं होती, तो वो अपने कलर से कीड़ों को आकर्षित करते हैं। यानी आकर्षण के लिए। आकर्षण किस लिए? ताकि वो आए, कीड़े या कोई भी पशु पक्षी, हवा, जल, किसी भी माध्यम से जो परागण होता है वो आए और अपने द्वारा, अपने पंखों द्वारा, अपने पैरों द्वारा परागण की क्रिया को संपन्न कराएं। अब ये परागण होता क्या है? परागण क्या होता है? परागण क्या होता है? पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। या तो वो स्वयं पहुंच जाए या तो फिर कोई माध्यम हो जिसके द्वारा वो पहुंचे। या तो परागकण अपने ही एक ही पुष्प पे परागकण, उसी के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, या फिर उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के परागकण आकर वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए। सभी क्रियाएं मिलाकर, कुल मिलाकर क्या कहलाती है? परागण। यानी परागकणों का अपनी ही जाति के, अपने ही पौधे के, या अपने ही या किसी अन्य पौधे के पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। ठीक है, तो अब ये प्रश्न उठता है कि ये परागण क्यों आवश्यक है? परागण निषेचन के लिए आवश्यक है। तो परागण जब होता है तो पराग कण में ऐसा क्या होता है जो वर्तिकाग्र तक पहुंचता है और वर्तिकाग्र में जाने के बाद और आगे पहुंचता है? ऐसा क्या होता है कि वहां पर निषेचन क्रिया होती है? किससे होती है? कौन क्रिया करता है? तो वर्तिकाग्र किसका हिस्सा है? वर्तिकाग्र पुष्प के मादा जननांग का हिस्सा है। वर्तिकाग्र ऐसी कड़ी है जहां पर परागकण आता है। तो प्रश्न ये उठता है कि परागकण जब वर्तिकाग्र पर आता है तो वर्तिकाग्र से वो किस भाग पर पहुंचता है और किस भाग पर पहुंचने के बाद उसमें निषेचन होता है। ठीक है, तो अपन उसको थोड़ा सा बेस से लेकर चलते हैं। हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने फ्लावर पढ़ चुके हैं और फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये फ्लावर है, ये इसका पेडिसल हो गया, फिर
में ये इसके सेपल, ये सेपल है, और फिर ये है पेटल, ये है इसके पेटल। फिर इसमें ये है इसका मादा जनन भाग। कौन सा भाग है ये? मादा जनन भाग है। और ये जो है ये है इसका नर जनन भाग। मैं एक ही बना रही हूँ, ठीक है। पुष्प में 4 चक्र होते हैं, चारों में से चारों हमने बनाए हैं। चलिए इसको हम लेबलिंग करते हैं। ये है इसका पेडिसिल, पुष्प वृंत भी कहा जाता है इसको। ये है इसका सेपल, ये है इसका पेटल। तो इसमें से जो पेटल है ये कीड़ों को आकर्षित करने का अंग है। कुछ पुष्पों में यहाँ पर मकरंद वगैरह पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता। कुछ में पेटल जो है कलर्ड होते हैं, कुछ में व्हाइट होते हैं। इसमें ये वाला जो पूरा हिस्सा हमको दिख रहा है ये क्या है? इसे कहा, ये है पूरा स्त्री जननांग, जिसे गाइनोशियम कहा जाता है, और या फिर जायांग कहा जाता है। हिंदी में इसे कहा जाता है जायांग। फिर ये जो येलो कलर का आपको हिस्सा दिख रहा है ये पूरा कहलाता है एंडोशियम, और हिंदी में इसे कहते हैं पुमंग। ये मैंने जो हिंदी में 2 शब्द लिखे हुए, एक जायांग और एक पुमंग, ये पुष्प के नर और मादा जननांग है। जिसमें से जो पुमंग है वो नर भाग है और जो जायांग है ये मादा भाग है। ठीक, इतना समझ में आ गया? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये हमने जस्ट रिवाइज किया अभी। अब इस मादा जननांग में ऊपर वाला ये हिस्सा जो है ये कहलाता है स्टेमन, वर्तिकाल, सॉरी स्टिग्मा, वर्तिकाल। जो मैं बार बार वर्तिकाग्र नाम ले रही थी वो ये है, उसका ऊपर वाला भाग है। इस भाग को स्टाइल कहते हैं। ये वाला भाग कहलाता है अंडाशय, ओवरी। मैं इसको फिर से नामांकित नहीं कर रही हूँ, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर मेन पार्ट है जहां पर पराग कण से निकलने वाले के अंदर जाने वाले हैं। तो ये जो हिस्सा है इसको मैं सेपरेट करके आपको इसके बारे में बताती हूँ कि वास्तव में जो बीज बनने की प्रक्रिया है यहाँ पर ही होती है। इसमें 8 कोशिकाएं होती हैं। वो 8 कोशिकाओं में से कौन कौन सी कोशिका क्या करती है, उनके क्या नाम है, वो अपन पढ़ते हैं। इसके अंदर हमने बीजांड जो पढ़ा हुआ है, ये इस तरह से एक रचना होती है। ये बीजांड इस तरह से रचना होती है। इसके अंदर ये भ्रूण कोश पाया जाता है। तो जो भ्रूण कोश है उस भ्रूण कोश में, भ्रूण कोश कहाँ पाया जाता है? ये अंडाशय में बीजांड के अंदर, अंडाशय में बीजांड के अंदर। अब ये एक बीजांड वाला भी हो सकता है, ये अधिक बीजांड बहुअंडपी भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। यदि हम इसको एलएस सेक्शन काटते हैं तो पुष्पों में हमें कैसा दिखाई देता है, ये मैं थोड़ा आपको अलग से भी डायग्राम बीच में वीडियो में बताऊंगी। इसमें इस तरह से अंडा पाए जाते हैं। जब बहुअंडपी होता है तो इस तरह से इसमें अंडा पाए जाते हैं, जिससे आगे चलकर बीज बनता है। और यही ये प्रक्रिया है। अब ये जो भ्रूणकोश है इसको हम अलग से बनाते हैं। ये मैंने ब्रॉड करके बना दिया आपको बड़ा भ्रूणकोश, जिसमें 8 कोशिकाएं हैं। मैं सबको अलग अलग कलर से बना रही हूँ, ठीक है। अब ये है 2 कोशिका, ये है तीसरी कोशिका, ठीक। फिर यहाँ पर है 2 कोशिका और ये है तीसरी कोशिका। थोड़ा अलग कलर से बनाया मैंने इसको। और सेंटर में है 3 कोशिकाएं, सॉरी 2 कोशिकाएं। सब में एक एक केंद्रक है।
ठीक है। ये भ्रूण कोश है जो कहाँ पाया जाता है, देखिए ये ऐसी रचना हमने पढ़ी हुई है। क्या बोलते हैं इसको, इसको कहते हैं हम बीजांड, ओव्यूल कहते हैं। इसके अंदर ये रचना पाई जाती है। और ये बीजांड कहाँ पाया जाता है, ये बीजांड पाया जाता है अंडाशय में। कहाँ पाया जाता है, अंडाशय में। इस तरह की रचना होती है। इस भाग को क्या कहा जाता है, इस भाग को कहा जाता है माइक्रोफाइल, या हिंदी में इसे कहते हैं बीजांड द्वार। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। ये हिस्सा कहाँ पाया जाता है, यहाँ। ठीक, ये पूरे को हम बीजांड कहते हैं। केवल इतने हिस्से को, ये व्हाइट लाइनिंग के अंदर जो इसे कहा जाता है भ्रूण कोश। अब इसके अंदर 8 कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिससे ही आगे निषेचन होने वाला है, बीज बनने वाला है, भ्रूण पोष बनने वाला है। तो हम देखते हैं कौन कौन सी ये कोशिकाएं हैं। सबसे पहले ऊपर की ओर हम देखते हैं कि कौन सी कोशिकाएं हैं। ऊपर की ओर जो कोशिकाएं उन्हें कहा जाता है प्रतिध्रुव कोशिका। इस भाग को, ये जो बीजांड है, इसके इस भाग को निभाग कहा जाता है, या चेलिजा, निभाग, या इंग्लिश में कहें तो इसे चेलिजा कहा जाता है। ठीक, चेलिजा की तरफ ये बीजांड द्वार वाला हिस्सा है और ये चेलिजा वाला हिस्सा है। तो निभाग या चेलिजा की तरफ जो 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, इन्हें कहा जाता है, इन तीनों को टोटल मिलाकर कहा जाता है प्रतिध्रुव कोशिका। कौन सी कोशिकाएं, प्रतिध्रुव कोशिका, या इंग्लिश में इसे कहा जाता है एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल। अब प्रश्न ये उठता है कि ये क्या काम करती है, क्यों पाई जाती है आखिर ये। इनका आकार इन सभी कोशिकाओं में बड़ा होता है और ये क्या कार्य करती है, भ्रूण पोष जब बनता है तब उसको पोषण प्रदान करती है। प्रतिध्रुव कोशिकाओं का क्या कार्य है, प्रतिध्रुव कोशिकाओं का कार्य है, एक तो इनकी विशेषता क्या है, आकार बड़ा होता है इनका, आकार बड़ा, और क्या कार्य करती है ये, भ्रूण कोश को पोषण प्रदान करती है, भ्रूण कोश को पोषण देती है। ये भी प्रश्न कई बार ऐसा पूछा जाता है कि भ्रूण कोश के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं एवं उनके कार्य बताइए। तो ये आपसे बनना चाहिए। अब नीचे की जो 3 कोशिकाएं हैं, नीचे मीन्स कहाँ की, बीजांड द्वार के तरफ की। तो बीजांड द्वार के तरफ की जो 3 कोशिकाएं हैं, ये इनमें 2 कोशिकाएं अलग होती है और 1 कोशिका अलग होती है। इन तीनों को मिलाकर, यदि इन तीनों को मिला दिया जाए तो इसे कहा जाता है अंड उपकरण। इसे कहा जाता है अंड उपकरण या एग एपरेटस। अंड उपकरण या एग एपरेटस। ठीक, अब इसमें भी जो 2 कोशिकाएं हैं, ये वाली जो 2 कोशिकाएं, एक ये और एक ये, इनको कहा जाता है साइनर्जिड्स या सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिका या इंग्लिश में कहते हैं इसको साइनर्जिड्स। ठीक, अब ये क्या कार्य करती हैं, जो ये सहायक कोशिकाएं हैं, ये एक प्रकार की रसायन का निर्माण करती हैं। वो रसायन जब यहाँ पर परागकण आएगा, उसमें से पराग नलिका निकलेगी, तो उस पराग नलिका को आकर्षित करने का काम करता है। क्या निकलता है यहाँ से एक रसायन निकलता है। वो रसायन क्या काम करता है, पराग नलिका को आकर्षित करने का काम करता है। पराग कहाँ पर आएगा, वर्तिकाग्र पर, और वहां से पराग नलिका निकलते हुए जब नीचे आएगी तो यहाँ पर सहायक कोशिकाओं से निकलेगा
एक रसायन जो पराग नलिका को अपनी ओर आकर्षित करता है ताकि निषेचन की क्रिया संपन्न हो सके। ठीक है बच्चों। अब ये दो कोशिकाएं तो रसायन का स्रावन करती है, तो ये अंड उपकरण में ये जो तीसरी कोशिका है ये क्या करती है भाई? ये जो अंड कोशिका, इसे कहा जाता है अंड कोशिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिका है भाई। ये जो अंड कोशिका है ये ही निषेचन में भाग लेती है और निषेचन में भाग लेने के बाद इसी से भ्रूण बनता है और इसी से बीज बनता है। इसमें ये ही मादा कोशिका है जिसमें, जैसे अपन ने परिभाषा में बताया था कि दो अलग अलग कोशिकाएं आपस में फ्यूज होती हैं, जिनमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? n होती है, अगुणित होती है। तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? n है और इसी से एक नर केंद्रक क्रिया करेगा और क्रिया करने के बाद क्या बनाएगा? इससे भ्रूण का निर्माण करेगा और भ्रूण से बाद में क्या बनेगा? बीज। भ्रूण से क्या बनेगा? बीज। यानी अंड कोशिका जो है उससे भ्रूण और किसका निर्माण होता है? बीज का। कब? निषेचन के पश्चात। निषेचन कब होगा? परागण के पश्चात। ठीक। अच्छा, अब बीज की दो कोशिकाएं बच गई है हमारी। तो बीज की ये जो दो कोशिकाएं हैं इन्हें कहा जाता है द्विध्रुवीय कोशिकाएं। चूंकि इनमें दो केंद्रक होते हैं, द्विध्रुवीय कोशिका दो केंद्रक होते हैं, तो कभी कभी द्विकेंद्र की कोशिका भी कहा जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जो पुष्पी पौधे हैं उनमें दो बार निषेचन होता है। एक बार एक नर केंद्र का निषेचन अंड कोशिका के साथ होता है जिससे भ्रूण और फिर बाद में बीज बनता है, और जो दूसरा नर केंद्रक होता है उस नर केंद्रक का निषेचन इन दोनों कोशिकाओं के साथ होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 2n है, दो केंद्रक है, तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 2n। जब नर केंद्रक इससे क्रिया कर लेगा यानी निषेचन के पश्चात इससे क्या बनेगा? निषेचन के पश्चात इससे 3n वाली कोशिका बनेगी सॉरी, उससे बनेगा भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सेक। क्या बनेगा? एम्ब्रियो सेक। तो ये हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया हमने? ये ठीक है। तो अभी हमने ये क्या पढ़ा? इसका एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें पूछा जाता है कि भ्रूण कोश में या बीजांड, दोनों ही शब्द पूछे जा सकते हैं, बीजांड में या भ्रूण कोश में पाई जाने वाली कोशिकाएं का नाम लिखकर उनका वर्णन करिए, उनके कार्य बताइए। ठीक। तो ये अपन ने तीनों पढ़ा कि बीजांड के भ्रूण कोश में 8 कोशिकाएं पाई जाती है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। निभाग की तरफ, बीजांड के निभाग की तरफ 3 कोशिकाओं का ग्रुप होता है, समूह होता है, जो आकार में बड़ी होती हैं। ये भ्रूण कोश बनने पर उसको पोषण प्रदान करती है। इनका नाम है प्रतिध्रुव कोशिका, इंग्लिश में एंटीपोडल सेल। ठीक। फिर बीजांड द्वार की तरफ, बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाओं का ग्रुप होता है जिसे कहा जाता है अंड उपकरण या एग एपरेटस। इस एग एपरेटस में बीजांड द्वार की तरफ की 2 कोशिकाओं को सहायक कोशिका या कहीं कहीं सहायक कोशिका लिखा होगा या साइनर्जिस्ट कहा जाता है। ये क्या कार्य करती है? ये पराग नलिका को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए रसायन का स्त्रावण करती हैं, जिससे पराग नलिका इनकी ओर आकर्षित होती है और निषेचन के समय ये फटकर पराग नलिका को स्थान प्रदान करती है अंदर प्रवेश करने के लिए। अब बीज की जो 2 कोशिकाएं हैं, ये 2 कोशिकाएं आपस में लगभग जुड़ी होती है जिन्हें द्विध्रुवीय कोशिका कहा जाता है। इनमें ये जो एपरेटस में 2 कोशिकाएं तो सहायक कोशिका हो गई, तीसरी कोशिका को कहा जाता है
अंड कोशिका, ये मुख्य कोशिका है जिससे ही निषेचन के पश्चात नर केंद्रक निषेचन करेगा और इससे फिर भ्रूण बनेगा और क्या बनेगा, बीज बनेगा। जब बीज बनेगा तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या फिर कितनी हो जाएगी, 2n, क्योंकि एक n कौन लेकर आने वाला है, नर केंद्रक। अब बीच में जो दो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, द्विध्रुवी कोशिका। और ये द्विध्रुवी जो कोशिका है इसमें क्रोमोसोम कितने हैं, 2n है। इससे भी निषेचन होता है एक नर केंद्रक का, जिसके फलस्वरूप भ्रूणपोष का निर्माण होता है और ये भ्रूणपोष बीज को पोषण प्रदान करता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 3n होती है, जिसके बारे में ज्यादा वर्णन हम द्विनिषेचन के समय पढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा सबको। तो ये प्रश्न हमने आज कंप्लीट किया कि भ्रूण कोश में पाई जाने वाली कोशिकाएं, उनके नाम, उनके कार्य लिखिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब जो अगला टॉपिक हमको पढ़ना है वो टॉपिक है हमारा परागण। हमने अभी तक पढ़ चुके हैं कि ये बीजांड कैसे बनता है, पराग कोश कैसे बनते हैं, किस तरह फ्लावर के अंदर इनका निर्माण होता है, जिसे कहा जाता है बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन। हमने ये भी पढ़ चुके हैं कि बीजांड के अंदर कौन सी कोशिकाएं होती हैं। अब जो अगली क्रिया है जो आगे पौधे में चलने वाली है, जिससे परागण होगा, बीज बनेंगे, है ना। तो परागण के बाद निषेचन, निषेचन से बीज। तो पहले हम पढ़ते हैं प्रक्रिया में परागण। कौन सी प्रक्रिया, परागण। परागण पॉलिनेशन। ठीक है, अब ये जो परागण की क्रिया है इसे किसे कहते हैं, परागण। तो किसी भी पुष्प की नर कोशिका यानी पराग कणों का उसी पुष्प के अथवा उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। फिर से एक बार सुनिए, किसी भी पुष्प के परागकण के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। ठीक, अब ये इतने सारी पूरी जैव विविधता, इतने सारे पुष्पी पौधे हैं, तो कुछ में क्या होता है, अपने आप ही उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, या फिर एक ही पौधे के परागकण जो ऊपर से गिरकर आसपास के पुष्पों पर गिर जाते हैं, उसी पौधे के। तो इस प्रकार की क्रिया जिसमें उसी पौधे के पुष्प या उसी पुष्प के परागकण उस पर गिरते हैं, तो उसे कहा जाता है स्वपरागण। और यदि परागकण एक पौधे से उसी जाति के दूसरे पौधे तक पहुंचते हैं किसी भी माध्यम द्वारा, तो उसे कहा जाता है पर परागण। ठीक है, इस हिसाब से परागण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार। तो परागण क्या है, परागकण का उसी पुष्प या अपनी जाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना। परागण कहलाता है। क्या कहलाता है, परागण। आप परागण कितने प्रकार का होता है, परागण 2 प्रकार का होता है। पहला स्वपरागण और
दूसरा पर परागण। ठीक, एक स्वपरागण और एक पर परागण। तो पहले अपन पढ़ते हैं स्वपरागण के बारे में। अब स्वपरागण क्या है? स्वपरागण किसी पुष्प के परागकण का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना स्वपरागण कहलाता है। स्वयं पहुंच जाता है, इसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, स्वपरागण कहलाता है। ठीक, तो ये हो गया स्वपरागण। अब प्रकृति इतनी सुंदर है, प्रकृति इतनी विशेष है, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी व्यवस्था की हुई है कि कुछ पौधों में स्वपरागण होता है पुष्पों में, और कुछ में परपरागण होता है। तो जिनमें स्वपरागण होता है उनमें वास्तव में क्या क्रिया होती है, कैसे होता है, और किस किस उन्हें इस तरह की रचना बना दी है पुष्पों के अंदर। विविधता तो है, लेकिन ऐसी रचनाएं पाई गई हैं जिनके कारण स्वपरागण ही संभव है, परपरागण संभव नहीं है। तो ऐसे कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके कारण केवल स्वपरागण ही हो सकता है, परपरागण नहीं हो सकता? ठीक है, तो देखते हैं हम कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं। अब स्वपरागण, पहले तो आप समझ लो स्वपरागण वेरी सिंपल कि ये है पुष्प का मादा भाग, ठीक है, और ये है इसका वर्तिकाग्र, और ये है पुष्प का परागकोश। जैसे ही परागकोश परिपक्व होगा ये फटेगा और इसमें से क्या निकलेंगे, परागकण निकलेंगे, और एक परागकण या कई परागकण यहाँ पर पहुंच जाएंगे। इस प्रक्रिया को परागकणों का यहाँ से कहाँ पहुंचना, वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? उसी पुष्प के परागकण का उसी पर पहुंचना क्या कहलाता है? स्वपरागण। और किसी भी अन्य पुष्प पर अन्य माध्यम द्वारा जाना क्या कहलाता है? किसी के द्वारा कराया गया है तो परपरागण, खुद हो गया तो स्वपरागण। ठीक है, इसमें मैंने और भाग नहीं बनाए, केवल इतना ही भाग बनाया है। ठीक है, अब स्वपरागण कैसे पुष्पों में होता है, कैसे ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें केवल स्वपरागण ही पाया जाता है? तो ऐसे कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं पुष्पों में कि स्वपरागण ही संभव है, परपरागण संभव नहीं है? उन्हें कहा जाता है स्वपरागण के अनुकूलन या स्वपरागण की युक्तियां। अनुकूलन ऑब्लिक युक्तियां, ये भी वैसे प्रश्न पूछा जाता है अधिकतर कि पुष्प में स्वपरागण के लिए कौन कौन सी युक्तियां या अनुकूलन पाए जाते हैं। तो सबसे पहला उसमें अनुकूलन पाया जाता है जिन पुष्पों में स्वपरागण होता है, तो कुछ पुष्पों में क्या पाया जाता है? समकाल पक्वता। समकाल पक्वता। अब देखिए, इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं, ये एक ही शब्द है, इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। सम, सम, फिर ये काल और फिर ये पक्वता। सम यानी समान समय पर, समान समय, काल मतलब समय, पक्वता यानी पकना। तो कौन पकेगा? कौन? जिनको आपस में क्या करना है? परागण, परागण करना है। कौन कौन परागण करता है भाई? सिंपल सी बात है, जायंग और पुमंग, है ना। तो जब पुष्पों में पुमंग और
जायांग एक ही समय पर परिपक्व होते हैं। तो उस समय क्या होता है कि परागकोश फटते हैं और उनको तुरंत वर्तिकाग्र भी पूरा परिपक्व मिलता है। तो परागकोश फटकर कहाँ चले जाते हैं? वर्तिकाग्र पर, और परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक, तो पहली अनुकूलन क्या है? समकाल पक्वता। अधिकतम जो स्वपरागण वाले पुष्प होते हैं उनमें यही विशेषता पाई जाती है, समकाल पक्वता। पुमंग और जायांग जब समान समय पर, एक ही समय पर पकते हैं यानी परिपक्व होते हैं, तो उस अनुकूलन के कारण परागकोश फटने पर तुरंत ही वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र परिपक्व है और उसमें परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है, कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं। ठीक है, फिर इसकी जो दूसरी युक्ति है, समकाल पक्वता यानी समान समय पर, समान को हम एक ही भी लिख सकते हैं, एक ही समय पर, एक ही समय पर जायांग व पुमंग का परिपक्व होना। ठीक, अब दूसरा अनुकूलन कहलाता है क्लिस्टोगैमी। बहुत ही अलग टाइप का अनुकूलन है, इसके बारे में आप बिल्कुल भी आपने नहीं सुना होगा, क्लिस्टोगैमी। अब ये क्या है क्लिस्टोगैमी? यानी इसमें क्या होता है कि पुष्प कभी खिलता ही नहीं है, कभी भी नहीं खिलता, पुष्प बंद ही रहता है। पुष्प बंद कब रहता है? कलिका अवस्था में। ठीक, कलिका अवस्था में जब बंद रहता है तभी उसमें पुमंग और जायांग परिपक्व हो जाते हैं। पुमंग के परागकोश फट जाते हैं, बाहर निकल ही नहीं पाते, कलिका अवस्था है, पूरी जो उसके पेटल्स है पूरे क्या है? बंद है, और अंदर ही उनको कहीं और कोई रास्ता ही नहीं है। जैसे ही परागकोश फटेंगे तो फटने पर वो सीधे किसके ऊपर गिरेंगे? वर्तिकाग्र के ऊपर। ऑब्वियसली वहां पर वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र पर गिरेंगे और परागण की क्रिया संपन्न हो जाएगी। तो क्लिस्टोगैमी में हम क्या कह सकते हैं कि पुष्प कभी भी खिलते ही नहीं है, पुष्प कभी भी खिलते ही नहीं है। अर्थात कलिका अवस्था में ही, कलिका अवस्था में ही पुमंग व जायांग परिपक्व होते हैं, होकर परागण करते हैं। इसमें सबसे मेन चीज जो है क्या याद रखने की है कि पुष्प कभी खिलते ही नहीं है, पुष्प कभी खिलते ही नहीं है, परागण करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो है अनुकूलन कुछ पुष्पों में पाया जाता है, वो है कलिका परागण। अब कलिका परागण दोनों में डिफरेंस समझिए। कलिका परागण पुष्प के खिलने के पहले ही परागण हो जाता है, पुष्प के यानी वो कलिका से खिलना जब शुरू करता है तो कलिका अवस्था में ही परागण हो जाता है, पुष्प के खिलने से पहले ही परागण हो जाता है। ठीक, ये आपको याद रहेगा। देखिए इन दोनों में, इसमें भी कलिका अवस्था में परागण होता है, इसमें भी कलिका अवस्था में परागण होता है, लेकिन ये पुष्प कभी भी खिलते ही नहीं है। लेकिन ये वाले जो पुष्प है परागण पहले हो जाता है
और खिलते बाद में है। ठीक है, तो ये इसे कहा जाता है कलिका परागण। इसका एग्जाम्पल है मटर। इसका एग्जाम्पल क्या है? मटर। मटर आप सभी जानते होंगे बहुत अच्छे से, बहुत स्वाद से सभी लोग आप लोग खाते हैं। तो मटर में इस तरह का परागण पाया जाता है। और ये वाला जो हमने क्लिस्ट्रोगमी पढ़ा था, इसका एग्जाम्पल है ऑक्जेलिस। कम से कम एक एग्जाम्पल सबका मालूम होना चाहिए। अगली जो विधि है वो भी बहुत ही बिल्कुल अलग टाइप का है। इसमें है यांत्रिक विधि। अब भाई मैकेनिकल प्रोसेस है ये। मैकेनिकल प्रोसेस पुष्प के अंदर कहाँ से आ गई भाई? तो कैसे करते हैं ये? इसमें कैसे होता है? इसमें क्या होता है? इसमें वर्तिकाग्र कुछ समय तक तो इंतजार करता है कि भाई परागकण आ जाए। फिर जब उसको परागकण नहीं मिलते हैं तो वो अपने मुरझाने के पहले, क्योंकि परागकण कहाँ गिरे हुए हैं? नीचे गिर गए हैं, किसी कारणवश वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच गए, लेकिन पुष्प के अंदर गिरे हैं, तो वो खुद झुकता है, वर्तिकाग्र झुकता है और परागकण तक पहुंचकर परागण करता है। चूंकि यहाँ पर वर्तिकाग्र खुद झुक रहा है, झुककर उठा रहा है, इसीलिए इस विधि को क्या कहा गया है? यांत्रिक विधि। ये किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है आलू में। किसमें पाई जाती है? आलू में ये पाई जाती है। ठीक, क्या होता है इसमें? यांत्रिक विधि में वर्तिकाग्र स्वयं झुककर परागकण तक पहुंचता है। फिर अब अगली विधि, वर्तिकाग्र स्वयं झुककर परागकण तक पहुंचता है। भाई अभी तक तुम हमारे पास नहीं आए, कहाँ हो भाई? ढूंढने जाता है, ढूंढकर उसको छू लेता है, आ जाओ। क्योंकि प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि जितने पुष्प हैं उनसे बीज बनना ही है, नई संतति उत्पन्न होना ही है। प्रकृति पूरा अवसर देती है। अब पांचवा जो है इसका स्वपरागण का अनुकूलन, वो है पराग कोश का अस्फुटन। अब भाई पराग कोश यदि स्फुटन ही नहीं करेंगे तो परागकण कैसे बाहर निकलेंगे? है ना? और जब बाहर ही नहीं निकलेंगे तो किसी और पुष्प तक पहुंचेंगे ही नहीं, तो फिर वो अपने ही पुष्प पर कैसे पहुंचेंगे? ये भी स्वपरागण का अनुकूलन है। पराग कोश का अस्फुटन, यानी कुछ ऐसे भी पुष्प होते हैं जिनमें पराग कोश का स्फुटन ही नहीं होता, पराग कोश फटते ही नहीं, परागकण बाहर निकलते ही नहीं, तो फिर वो कहाँ जाते हैं? पराग कोश के अंदर ही परागकण अंकुरित हो जाते हैं, उनसे पराग नलिका निकलती है, और वो पराग नलिका जो परागण के बाद निकलने वाली थी वो पहले ही परागकोश के अंदर निकल जाती है, और निकलकर वो वर्तिकाग्र से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। ठीक है, समझ में आया आपको? पराग कोश का अस्फुटन, यानी पराग कोश फटते ही नहीं है, परागकण बाहर निकलते ही नहीं है, वो पराग कोश के अंदर ही अंकुरित हो जाते हैं, उनसे पराग नलिका निकलती है और वो पराग नलिका बीजांड तक पहुंच जाती है। इस तरह ये जो जितने भी हमने अवस्थाएं पढ़ी ये विभिन्न पुष्पों में पाई जाती हैं, और जिनके कारण ही उनमें स्वपरागण की क्रिया होती है, पर परागण की क्रिया नहीं होती। ठीक है, आपको सबको समझ में आ गया होगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा? अभी हमने क्या क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा बीजांड की अंदर की कोशिकाएं, फिर हमने पढ़ा परागण क्या है, परागण के प्रकार, स्वपरागण क्या है, और फिर स्वपरागण के अनुकूलन या युक्तियां। अब हम पढ़ेंगे स्वपरागण के क्या लाभ है और क्या हानि। ठीक है, तो
स्वपरागण के लाभ। स्वपरागण के लाभ, क्या लाभ है स्वपरागण से? अब देखिए, स्वपरागण में क्या होगा, उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प पर आ रहे हैं, मतलब जितने भी पुष्प निकलेंगे सभी में परागण की क्रिया होगी ही, क्योंकि वो आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर है यानी उसे किसी और पुष्प के परागकण की आवश्यकता नहीं, उसे किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं है कि कोई माध्यम आएगा तो हमें लेकर जाएगा तब हम परागण करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो स्वयं ही वो पहुंच जाता है, तो स्वपरागण है। तो इसके लिए पुष्प को कोई अलग से एफर्ट्स नहीं देने पड़ते। एफर्ट्स मीन्स बहुत ज्यादा सुगंध, बहुत ज्यादा मकरंद, की मकरंद के लिए आओ भाई कीड़े आओ, मकरंद चूसो और हमारा परागण कराओ, या फिर आओ भाई बहुत हम कलरफुल है, हमारे ऊपर आकर बैठो, है ना, या फिर हमारे परागकणों का को खाओ और फिर हमारा परागण करो। ऐसा कीड़ों की बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है उनको। तो जितने भी पुष्प होंगे सभी में परागण होगा ही। ठीक, तो लाभ क्या है इससे? लाभ है, एक तो उसी पुष्प के परागकण है, उसी पुष्प पर पहुंच रहे हैं, तो इससे पौधे की शुद्धता बनी रहेगी, जेनेटिक शुद्धता बनी रहेगी। चाहे कितनी भी पीढ़ियां हो जाए, पौधे में हमेशा जो उसके क्रोमोसोम है वो एक दूसरे के विरोधी ना होकर कैसे होंगे? सेम होंगे। तो पहला लाभ क्या है? पौधे की जेनेटिक शुद्धता बनी रहती है। फिर इसके बाद जो इसका दूसरा लाभ है कि पुष्प को बहुत अधिक परागकण बनाने की आवश्यकता नहीं होती। पुष्प को बहुत अधिक यानी ज्यादा ऊर्जा नहीं लगती, पुष्प को बहुत अधिक परागकण बनाने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, क्योंकि थोड़े से परागकण है तो भाई जाना कहाँ है? जाना कहाँ है? कहीं दूर तो जाना नहीं है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर रहना। तो इसीलिए ज्यादा परागकण बनाने की आवश्यकता नहीं होती और परागण की अधिकतम संभावना होती है। परागण की अधिकतम संभावना यानी जितने पुष्प हैं उनमें लगभग सभी में क्या हो जाएगा? परागण की क्रिया संपन्न ही होगी। ठीक, अब और क्या लाभ है इसमें? इसमें पुष्प को परागण के लिए सुगंध, मकरंद या सुंदरता की आवश्यकता नहीं होती। तो ये तो हो गए, क्या हो गए? लाभ। इन सब से होता क्या है? इससे पौधे की ऊर्जा बचती है, वो अधिकतम फूल उगा सकता है, अधिकतम बीज उत्पन्न कर सकता है। तो ये तो हो गए इसके लाभ। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? हानि के बारे में, कि जो स्वपरागण है इससे हानि क्या है भाई, क्या हानि होती है? तो हानि में सबसे पहला है कि जैसे जैसे संतति आगे बढ़ती जाएगी, चूंकि इसमें कोई भी विभिन्नता नहीं आ रही है, तो आने वाली संततियां धीरे 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 कमजोर होती जाएंगी। आनुवांशिक ये कारण है। आने वाली
पीढ़ियों की, आने वाली पीढ़ियां शुद्धता तो बनी रहेगी, लेकिन लगातार क्या होगी, वो कमजोर हो जाएगी। कमजोर होगी मीन्स उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। फिर और दूसरी क्या हानि है, इनमें विभिन्नता नहीं उत्पन्न होगी, और विभिन्नता से ही विकास होता, नई जाति बनती है। तो विभिन्नता उत्पन्न न होने से नई किस्मों का विकास नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है। तो ये हानि होगी, ये प्रकृति के लिए हानि है कि प्रकृति में नई नई किस्में विकसित नहीं होंगी। जो जैसा पौधा जब जन्म लिया, आगे 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 वैसे ही पौधे बनते जाएंगे, ठीक है। और हानि क्या है इसमें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ठीक, और नए लक्षण कभी भी विकसित नहीं होते। चौथे इसकी हानि क्या है कि नए लक्षण विकसित नहीं होते। जो नई नई किस्म आए, नई नई किस्म बिल्कुल उत्पन्न नहीं होगी, नवीन लक्षण उत्पन्न नहीं होंगे। ठीक, तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, स्वपरागण के लाभ और हानि, जिसमें लाभ क्या है, पौधे की जेनेटिक शुद्धता बनी रहती है, क्योंकि उसी पुष्प के नर कोशिका है, उसी की मादा कोशिका है। पुष्प को बहुत अधिक परागकण बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि थोड़ा ही परागकण है और वो उसी पुष्प पर पहुंच जाएंगे, तो वेस्ट नहीं होंगे, अतः ज्यादा नहीं होंगे तो भी चलेगा। परागकण की अधिकतम संभावना, परागण अधिकतम ऐसे पुष्प, सभी पुष्पों में लगभग परागण हो जाएगा। पुष्प को परागण के लिए सुगंध, मकरंद या सुंदरता की आवश्यकता भी नहीं होती, और क्योंकि इसमें उसकी अलग से ऊर्जा लगती है। हानि क्या हानि है, आने वाली पीढ़ियां लगातार एक जैसी होंगी तो उनमें वो कमजोर हो जाएंगी। विभिन्नता उत्पन्न नहीं होगी तो नई किस्म का विकास भी नहीं हो पाएगा, वैसी ही किस्म बनी रहेगी। तीसरी हानि, रोग प्रतिरोधक क्षमता पीढ़ी और दर पीढ़ी कम होती जाएगी। और चौथा, नए लक्षण उत्पन्न नहीं। ठीक है, तो आज हमने जो जो पढ़ा है सभी चीजें काफी कुछ पूछा जाता है ना। तो हमें इसको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है। जहां पर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे पूछना ही, ठीक। और अपने आसपास में जो पौधे हैं उनमें पता लगाइए कि कौन से ऐसा पौधा है जिसमें जितने भी पुष्प हैं उतने ही फल भी निकल रहे हैं। थोड़ा निगाह रखनी पड़ेगी, गिन के रखो भाई, कितने पुष्प निकले हैं, कितने फल लगे हैं, है ना। और पुष्पों पर भी ध्यान रखिए कौन से ऐसे पुष्प हैं जिनमें आकर कीड़े बैठते हैं और किन में आकर नहीं बैठते हैं, है ना। तो इसको ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, जहां भी डाउट्स हो पूछते रहिए, ठीक है। ओके।